आज हम घुमंतू चरवाहे उनकी आवाजाही के बारे में जानेंगे। तो पहाड़ों में आप गए हैं? कौन कौन गया पहाड़ों में? और पहाड़ों में अगर जम्मू कश्मीर कौन कौन गया है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में एक समुदाय पाया जाता है, उस समुदाय का नाम क्या है? गुज्जर बकरवाल। गुज्जर बकरवाल, ये क्या है? ये समुदाय है। गुज्जर बकरवाल एक समुदाय है और इस समुदाय के लोग क्या करते हैं? भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। क्या रखते हैं? रेवड़। भेड़ बकरी, भेड़ बकरी के क्या रखते हैं? रेवड़। अब ये रेवड़ क्या होता है? रेवड़ झुंड, झुंड में। और इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में आ गए थे। कहां गए थे भटकते भटकते? 19वीं सदी में आ गए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहीं के होकर रह गए और बस यहीं बस गए, यहीं के रहकर हो गए और यहीं बस गए। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से, देखो दो मौसम होते हैं ना, एक तो मौसम होता है सर्दियों का, एक मौसम होता है सर्दियों का और एक मौसम होता है गर्मी का। सर्दी और गर्मी दो मौसम होते हैं। तो सर्दी और गर्मी के हिसाब से अलग अलग चरवाहों में जाने लगे। जो जाड़ों में वे क्या करते थे, जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती थी, जाड़ों में क्या होता है, बर्फ पड़ती है, तो पहाड़ों पे जो है ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती थी, तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डालते थे। जब सर्दियों में क्या हुआ, पहाड़ों पर बर्फबारी हो गई और तो वे क्या करते थे, शिवालिक की निचले हिस्से में आकर अपना डेरा जो है डाल लेते थे। और जाड़ों में निचले इलाकों में मिलने वाली सूखी घास, निचले इलाकों में, पहाड़ों के निचले इलाकों में क्या मिलती थी? सूखी घास, सूखी घास मिलती थी। कौन सी घास? सूखी घास, सूखी सूखी एकदम। और सूखी झाड़ियां ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती थी। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते थे गर्मियों के चारागाह के लिए। जैसे ही अप्रैल आया, अप्रैल के अंत में वे कहां जाने लगते थे? उत्तर दिशा में जाने लगते थे और गर्मियों के चारागाह के लिए। और इस सफर में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे। क्या करते थे? काफिला बनाकर, काफिले में चला करते थे, साथ साथ पूरा काफिला बना लिया और साथ साथ चलते रहते थे। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए, जम्मू कश्मीर में पड़ेगा पीर पंजाल, पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते थे। जैसे ही गर्मियां शुरू होती, जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती और चारों तरफ हरियाली होती और हरियाली छा जाती। इन दिनों में यहां उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भर जाता था और उनके सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी। भाई जानवरों को जो मवेशी पालते थे ये, उनको खुराक अच्छी मिल जाती थी, तो सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी, सेहत बन जाती थी उनकी अच्छी। और सितंबर के अंत तक बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते थे। कब? सितंबर में। भाई सितंबर में फिर एक बार अपना बोरिया बिस्तर समेटा और इस बार वे वापस अपने जाड़ों वाले ठिकानों की तरफ नीचे की ओर चले जाते थे। जब पहाड़ियों की चोटियों पर बर्फ जमने लगती थी तो वे निचली पहाड़ियों में शरण लेने के लिए आ जाते थे। पास के ही पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था, हिमाचल प्रदेश के। क्या? पास में ही था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन सा समुदाय था? हिमाचल प्रदेश में इस समुदाय को कहते थे गच्ची। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी और गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। क्लियर हुई बात? आगे बढ़े, समझ पाए? वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झोपड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते थे और अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते थे और पूरी गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिता देते थे। कहां पर? लाहौल और स्पीति। लाहौल और स्पीति, लाहौल और स्पीति में बिता देते थे। जब बर्फ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते तो उनमें से बहुत सारे
ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदान में जा पहुंचते थे और सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते थे। भाई जैसे सितंबर आया और सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते थे। वापसी में वे लाहौल पर स्पीति के गांव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते। इस बीच वे गर्मियों की फसलें काटते और सर्दियों की फसलों की बुआई करके आगे बढ़ जाते थे। यहां से वे अपने रेवड़ को लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों वाले चारागाहों में चले जाते थे और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर वे दोबारा गर्मियों के चारागाहों दोबारा वे गर्मियों के चारागाहों की तरफ रवाना हो जाते थे। अब जरा और पूर्व की तरफ चले, गढ़वाल और कुमाऊं। पूर्व की अगर पूर्वीय तरफ क्या है? उत्तराखंड, और उत्तराखंड में क्या है? गढ़वाल और कुमाऊं। क्या है? गढ़वाल और कुमाऊं मंडल है ना ये। कुमाऊं मंडल कहाँ है? उत्तराखंड में। हमारे उत्तराखंड के 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। यहाँ के गुज्जर चरवाहे, कुमाऊं मंडल के कौन? गुज्जर चरवाहे। गुज्जर चरवाहे, भाई कुमाऊं और गढ़वाल के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदान बुग्याल की तरफ। देखो सर्दियों में तो वे जाते थे भाबर, सर्दियों में कहां जाते थे? सर्दियों में जाते थे भाबर क्षेत्र की तरफ। कौन से क्षेत्र की तरफ? हाँ, भाबर। क्या है? भाबर सर्दियों में। और जब गर्मियां शुरू होती थी, गर्मियों में कहां जाएंगे वे? गर्मियों में जाते थे बुग्याल। बुग्याल कैसे कहते हैं? बुग्याल कहते हैं छोटी छोटी घास के मैदान, मुलायम होते हैं बहुत, है ना एकदम। बुग्याल की तरफ चले जाते थे। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चरवाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में यहीं पर बस गए। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारागाह बदलते रहने का यह चलन हिमाचल के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहों समुदायों में दिखाई देता है, जहां भोटिया और शेरपा, कौन कौन सी जाति? अगर हम जाति की बात कर लें तो भोटिया और शेरपा, भोटिया और शेरपा, किन्नौरी ये समुदाय हैं और इन समुदाय के लोग भी इसी तरह से चरवाए थे। ये सभी समुदाय मौसमी बदलाव के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चारागाहों को बेहतरीन इस्तेमाल करते थे मौसम के हिसाब से। मौसमी बदलाव जैसे कॉम्बो फ्लाई होता है ना, देखा है कॉम्बो फ्लाई? आर्मी से ना, बिल्कुल मौसम के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को वैसे ढाल लेते। बनाया कहीं कॉम्बो फ्लाई बनाया कोई? नहीं। एनसीसी किसके पास है? किस किसने कैंप किए हैं? नहीं किया। देखो करते हैं, एनसीसी होती तो आज सेना के काम नहीं आते, देश के काम आते, है ना? देश के काम आते कि नहीं आते? आते ना। देखो बदनामी वही लोग करते हैं जो हमारी बराबरी नहीं कर सकते। बदनामी वही लोग करते हैं जो हमारी बराबरी नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान देखो कितने आतंकवाद जो है, आतंकी हमले करता है ना? बराबरी तो कर नहीं सकता, इसलिए आतंक मचाता रहता है। अब कर तो दिया। 22 तारीख को बोला था मोदी को बता देना और 7 तारीख को मोदी ने बता दिया, है ना? अंत भला तो सब भला। चलो चले आगे बढ़े। देखो मौसमी बदलाव से बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। मौसमी बदलाव के कारण चरवाहे जो थे चारागाह का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब एक चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती थी, ऐसा भी तो होता होगा ना, एक समय तक ही रहेगी उसकी हरियाली, और जब वो हरियाली खत्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती थी तो वे किसी और चारागाह की तरफ चले जाते थे। इस आवाजाही से चारागाह जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे और उनमें दोबारा हरियाली व जिंदगी भी लौट आती थी। अच्छा, पहाड़ों के अलावा और क्या क्या चीजें होंगी? देखो पठार होते हैं। पठार
किस किसने देखे हैं? पठार, मैदान होते हैं, पठार, मैदान और रेगिस्तान भी होते हैं, रेगिस्तान। तो क्या सिर्फ ये समुदाय पहाड़ों में रहा करते थे या कुमाऊं और गढ़वाल में रहा करते थे? नहीं, ये पठार में भी थे, मैदान में भी थे और रेगिस्तानों में भी रहा करते थे। ठीक है, चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में नहीं थे, पठारों में भी थे, मैदानों में भी थे और रेगिस्तान में भी थे। बड़ी संख्या में मौजूद थे, बहुत बड़ी बड़ी संख्या में। धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चारावाह समूह। क्या? धंगर। धंगर कहां का है? महाराष्ट्र का एक जाना माना चारवाह समुदाय है। 20वीं सदी की शुरुआत में इसी समुदाय की आबादी कितनी थी? लगभग 4,67,000 आबादी थी और उसमें से ज्यादातर गडरिये और चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, कुछ लोग कंबल भी बनाते थे और चादरें, जो आज कंबल ओढ़ते ना, है ना, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। बुलबुल तो कंबल बना रही है। जबकि कुछ भैंस पालते थे और ब्यूटी पार्लर लेके जाते थे भैंस को गोरा करने के लिए, है ना। धंगर गडरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। कहां रहते थे? महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहा करते थे। और एक अर्ध शुष्क इलाका था जहां बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियां होती थी। बाजरे और सूखी फसलों के अलावा यहां और कुछ नहीं उगता था। मानसून में भी यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास धंगर बंजारे क्या करते थे? बाजरे की कटाई करते थे। क्या करते थे? बाजरे की कटाई। बाजरे की रोटी होती ना, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी खाइए ते सरसों दा साग नाड़ की पोके। हाँ, तो बाजरे की कटाई करते थे और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चले जाते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डालते थे। कहां डालते थे डेरा? कोंकण। कोंकण में महीनों भर पैदल चलने के बाद रेवड़ के साथ, ठीक है ना, अपने समूह के साथ कोंकण के इलाके में जाकर अपना डेरा डालते थे। और अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। कोंकण किसान भी इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। क्या करते थे? दिल खोलकर, एकदम दिल खोल दिया और स्वागत। जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते थे उसी समय कोंकण के किसान को खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। भाई खरीफ की फसल काट ली और अपने खेतों को रबी की फसल के लिए। अब खरीफ की फसल कौन सी होती है, रबी की फसल कौन सी होती है? बताओ। आप बताएंगे खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है और आप बताएंगे रबी की फसल कौन कौन सी होती है। नहीं मालूम? लिख के दिखाओ। सब लिखेंगे भाई। उपजाऊ बनाते थे किसके लिए? रबी की फसल के लिए, खरीफ की फसल काटकर। और धंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई जो ठुड होती है ना, ठुड, भाई गेहूं काटते देखा आपने? गेहूं की बात काटने के बाद ठुड रह जाती है ना। चावल धान काटते हैं तो धान की कटाई के बाद ठुड रह जाती है ना। तो मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में जो बची रह गई ठुड्डो थी उसको खाते थे और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाता था। और कोंकणी किसान धंधरों को चावल भी देते थे जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाकों में ले जाते थे, क्योंकि वहां इस तरह के अनाज बहुत कम उगते थे। कारण था ना, क्योंकि इस तरह के अनाज बहुत कम उगते थे इसलिए वो अपने साथ लेके जाते थे। और मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर कोंकण और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़ गीले मानसूनी हालात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। भेड़ देखिए आपने, भाई भेड़ से क्या प्राप्त होती है? ऊन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है भेड़ से? क्या प्राप्त होती है भेड़ से? ऊन। तो ऊन प्राप्त होती है, लेकिन ऊन की क्या खास बात होती है? ऊन की नहीं, भेड़ की। भेड़ क्या है? मानसूनी हालात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों में अटे पड़े थे। इसमें मवेशी, भेड़, बकरी और गडरियों का
बसेरा रहता था। जहां गोल्ला समुदाय, कौन सा? गोल्ला, रसगुल्ला नहीं बे, गोल्ला। गोल्ला समुदाय कहा? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य पठार में। भाई कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का जो बीच का पठार है, मध्य में जो पठार है, वहां घास और पत्थरों से हटा था, और इसी में मवेशी, भेड़, बकरी और गडरियों का ही बसेरा रहता था, जहां गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरुमा और कुरुबा समुदाय के लोग, कुरुमा और कुरुबा, कुरुमा समुदाय हो गया, क्या क्या है? समुदाय है। कुरुबा, कुरुमा और कुरुबा समुदाय भेड़ बकरी पालते थे और हाथ के बुने कंबल बेचते थे, जो हाथ से कंबल बुने थे उनको बेचते थे। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। कहां रहते थे? जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी चरवाहे, पहाड़ी चरवाहों के विपरीत विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। भाई पहाड़ी चरवाहे जो थे वो सर्दी और गर्मी के हिसाब से अपना आना जाना करते थे, है ना। सर्दियों में बर्फ पड़ती तो नीचे आ जाते थे, गर्मियों में ऊपर चले जाते थे, लेकिन इनका आना जाना जो था विपरीत था। ये सर्दी गर्मी के हिसाब से तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। ये लोग कैसे बदलते थे? बरसात से, बरसात और सूखा मौसम। भाई इनका जगह बदलने का कारण क्या था? सर्दी और गर्मी था। लेकिन जो लोग, जो समुदाय पठार, मैदान और रेगिस्तान में रहते थे, उनका जो आना जाना था, स्थानांतरण था, वो कैसा था? बरसात और सूखे मौसम के आधार पर होता था। ठीक है, ये तो सर्दी गर्मी से, इनका आधार क्या था? सर्दी गर्मी था, और इनका आधार बरसात और सूखा। तो अपनी जगह बदलते थे। सूखे महीनों में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चले आते थे। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे, वे सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते थे। भाई भैंस कहां रहती है? भैंस कहां रहती है? भैंस क्या कहते ना, कैसे सुना है? भैंस के आगे बीन बजाना। भाई भैंस के आगे बीन कौन कौन बजाता है? भैंस देखिए सबने कैसे रंग की होती है? काली। तो उसको ब्यूटी पार्लर ले जाओ। हाँ, भैंसों को रास आता है कौन सा? जो दलदली, गीला दलदली इलाका होता है, गीले दलदली जगह होती है, वो भैंसों को बहुत रास आता है, क्योंकि भैंस को बहुत गर्मी लगती है ना। और ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी था। चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी आता है। किसका आता है? बंजारो, बंजारे। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। भाई बंजारे कहां रहते हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब और इसके इसके आसपास के इलाके हो गए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते हैं। ये लोग बहुत दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक, इतना कि आप नाप भी नहीं सकते, है ना। नापना कैसे? पैदल चल के। कैसे नापना है? पैदल चल के। समझ पा रहे ना बात को? नहीं समझ रहा? पैदल चल के नापना है। कैसे नापना है? पैदल चल के। तो नाप नहीं सकते ना, इतनी दूर तक चले जाते थे ये पैदल। और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीजें बेचते जाते थे। भाई जब ये पैदल चलते थे, गांव गांव, आप गांव पड़ते थे बीच में, गांव पड़ते थे तो गांव में रुका करते थे। जब गांव में ही रुकते थे तो गांव वालों को क्या बेचते थे? भाई उनको खेत जोतने के लिए क्या चाहिए? जानवर चाहिए, और दूसरी चीजें बहुत सारी जो इनके पास हुआ करती थी, इकट्ठी करके लाया करते थे, उनको बेचते हुए जाते थे। उनसे इनका धनोपार्जन भी चलता था और गुजर बसर भी होता था। वे जहां भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाहों की खोज में रहते हैं। जहां भी जाते उनका एक ही उद्देश्य था, क्या? जानवरों के लिए अच्छा चारागाह मिल सके। क्या मिल सके? जानवरों के लिए अच्छा चारागाह मिल सके, तो उसी की खोज में रहते थे। राजस्थान के रेगिस्तानी में कौन रहते थे? राजस्थान के रेगिस्तान में, राजस्थान का रेगिस्तान। भाई रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है ना। किसको कहा जाता है? ऊंट को। तो राजस्थान के रेगिस्तान में राय का समुदाय रहता था। कौन सा?
राइका। जायका कौन बोल रहा है? जायका कौन बोल रहा है? जायका मैं बना दूं आपका जायका अभी? हाँ बना दूं। देखो शांत रहना समुद्र की फितरत है, कमजोरी मत समझना इसे। समझ गए ना? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। राजस्थान के रेगिस्तानों में कौन सा राय का समुदाय रहता था, और इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था। देखिए रेगिस्तान में बारिश, पानी की बहुत कमी है ना? तो पानी की बहुत कमी है, इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल ही नहीं होती थी। इसके चलते रायका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। बरसात में तो वो बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर और बीकानेर के रायका अपने गांव में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वही चारा मिल जाता था। पर अक्टूबर के आते आते, जब अक्टूबर आता था तो चारागाह क्या है, सूखने लगते थे। नतीजन क्या होता था, ये लोग नए चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। कब? अगली बरसात में, बरसात के दिन आए, है ना? अगली बरसात में, अगली बरसात में ये वापस लौटते थे। और रायकाओं का एक तबका ऊंट पालता था। क्या? रेगिस्तान का जहाज गया था ना ऊंट, तो इनका एक तबका क्या पालता था? ऊंट। और रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। क्या पालता था? ऊंट। और ऊंट का कुबड़ होता है ना, वसा, उसमें पानी, देखो ऊंट को पानी की बहुत एक बार पानी पी लिया ना उसने, तो कई महीनों तक, एक महीने तक, लगभग एक महीना, मतलब बहुत टाइम तक पानी चलता है उसका, है ना? स्टोर कर लेता है वो कुबड़ में अपने। उसका कुबड़ किस चीज का बना होता है? वसा का। ठीक है? बहुत पानी को स्टोर कर लेता है, एक बार पीता है और काफी टाइम तक चलता है फिर उसका। ऊंट पालता था रायकाओं का एक तबका, जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे। इस तरह हम देख सकते हैं कि चरवाहा समुदाय की जिंदगी कई चीजों के बारे में काफी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी। कई चीजों के बारे में उन्हें इस मेला बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेवड़ एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं और उन्हें कहां पानी और चारागाह मिल सकते हैं। उन्हें ना केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था। देखो एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना, भाई सही समय चुनना बहुत जरूरी था। क्यों? इतनी दूर चल के ट्रेवलिंग करके भी जाएंगे, अपना रेवड़, जो जानवरों का रेवड़ है वो भी लेके जाएंगे, और पता लगा समय गलत था, परिस्थिति के अनुकूल हो गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, चारागाह नहीं मिलेगा। तो समय का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता था इनको। समय का बहुत ज्यादा ख्याल है, और समय कीमती है ना? तो कितने दिन तक रह सकते हैं और कहां पानी मिलेगा, कहां चारागाह मिल सकते हैं, इसका भी ख्याल रखना पड़ता था। उन्हें केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों से नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ इलाके ऐसे भी होंगे ना जिनको क्रॉस करने की अनुमति नहीं होगी, है ना? तो ये भी एक विचार करने वाली बात थी। तो इस पर भी गहनता से सोच समझ कर विचार करने के बाद ही वो अपना रेवड़ को लेकर निकलते थे। और सफर के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गांव के किसानों को भी अच्छे संबंध, देखो जब वे निकल पड़े, अपना रेवड़ लेकर निकल पड़े, अब एक स्थान से वो अपना रेवड़ लेके निकले, जब दूसरे स्थान पर गए तो इस बीच में जितने गांव पड़ेंगे तो उन गांवों से संबंध भी तो अच्छे रखने हैं इनको। संबंध अच्छे नहीं होंगे, दुश्मनी का भाव से रखेंगे अगर, तो वो पार ही नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि आना जाना तो लगा रहेगा, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, चाहे वो पठार का इलाका हो, चाहे वो रेगिस्तान का इलाका हो, चाहे वो मैदान का इलाका हो। भाई पहाड़ी चरवाहे जो थे, पहाड़ों में रहने वाले चरवाहे क्या थे, वो मौसम के हिसाब से, सर्दी गर्मी के हिसाब से ऊपर नीचे जाया करते थे, और ये बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से जाया करते थे। लेकिन दोनों में कॉमन चीज क्या है? दोनों में कॉमन चीज सिर्फ एक ही है। क्या? एक तो सही समय चुनना, और दूसरी बात, जो बीच में गांव पड़ते हैं तो उनसे संबंध बनाए रखना। क्यों? क्योंकि वापसी भी तो आना पड़ेगा फिर उसी रास्ते से, और फिर कोई परेशानी अगर हो जाए तो गांव वाले क्या है, सहायता भी कर सकते हैं। तो संबंध बनाना बहुत जरूरी था, अच्छे संबंध बनाना पड़ते थे, मजबूरी थी, ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में क्या है, घास चर सकें और उनको उपजाऊ
बनाते चले और रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चरवाई ये सारे काम करने पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी अंग्रेजों के जमाने में चरवाहों का जीवन किस तरह बदला? भाई अंग्रेजों के जमाने में सोचने वाली बात है, जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों के जमाने में चरवाहों का जीवन कैसे बदला? अलख निरंजन। हर हर महादेव, जय श्री राम।